वीडियो को देख रहे समस्त छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम इस कक्षा में भारत में समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी इन इंडिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से बंबई संप्रदाय, दिल्ली संप्रदाय और लखनऊ संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र के विकास में क्या योगदान या कैसे योगदान दिया गया उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। तो भारत में समाजशास्त्र में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। जिस प्रकार बहुत सारे सामाजिक विज्ञान हैं, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है और समाजशास्त्र का इतिहास काफी लंबा है, किंतु संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र इतना पुराना नहीं है। संस्थागत विकास के आधार पर इसका इतिहास लगभग 160 से 70 साल ही पुराना है। अगस्त क्रांति ने जब 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया तो वहीं से समाजशास्त्र विषय का संस्थागत विकास के रूप में विकास प्रारंभ हुआ। आज यह विषय पूरे विश्व के सारे देशों में स्थान ग्रहण कर चुका है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थान ग्रहण कर चुका है। भारत में भी समाजशास्त्र का संस्थागत विकास काफी तेजी से हुआ और इसका इतिहास यूरोप में हुए समाजशास्त्र के विकास से काफी मिलता जुलता है। भारत में समाजशास्त्र का विकास देखें तो इसके लिए हमें उपनिवेशवाद को समझना पड़ेगा कि भारत जब ब्रिटिश का गुलाम था या ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी समय भारत में समाजशास्त्र की अध्ययन परंपरा प्रारंभ हुई और ब्रिटिश सरकार के अंदर जब भारत सरकार कार्य कर रही थी, भारत का गवर्नमेंट काम कर रहा था, तब यह बात देखा गया 1857 की जो क्रांति हुई, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता द्वारा प्रारंभ किया गया था, उससे अंग्रेजों को यह समझ में आया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों की परंपराओं, मूल्यों, विश्वासों और उनकी संस्कृति, उनके सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है और इसी कारण ब्रिटिश सरकार का निरंतर विरोध हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक अध्ययन प्रारंभ करा दिया। भारतीय समाज का निर्जातीय पद्धति के आधार पर यहां अध्ययन प्रारंभ हो गया और इसी क्रम में हर्बर्ट रीजले ने निर्जातीय अध्ययन कर 1851 में एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम था ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। तो यहां से अंग्रेजी प्रशासन को भारतीय परंपरा को समझने में आसानी। भारत में यूरोप की तरह सामाजिक संस्थाओं और समस्याओं के प्रति चिंतन की जो परंपरा है वो काफी लंबा है। भारतीय इतिहास में यदि देखें तो समाज के संबंध में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक मूल्य है, विश्वास है, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं और जो सामाजिक समस्याएं हैं, इसके बारे में काफी पहले से चिंतन विचार किया जाता रहा है। जैसे कि हम देखें हिंदू शास्त्रों में रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, इन सब में कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, ऋण की व्यवस्था या संस्कारों की व्यवस्था, कहीं ना कहीं इसके संबंध में साहित्य हमको आज भी मिलते हैं। तो समाजशास्त्र का इतिहास असंस्थागत रूप से इतना पुराना है, वेदों पुराणों से जुड़ा हुआ है, जबकि इसका संस्थागत विकास, एक विषय के रूप में संस्थागत विकास काफी बाद में हुआ और वो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। इस संबंध में बोटोमोर का भी कहना है कि भारत में
समाजशास्त्र का विकास ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुआ कि अंग्रेजों को भारत में प्रशासन करने में सहयोग देने के लिए कुशल नेतृत्व करने वाले लोगों की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामों को समझने के लिए इन इकाइयों का गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और शिक्षा का विस्तार कर दिया जाने लगा। तो भोटोमोर का कहना है कि भारत में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ वो ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत हुआ, यानी ज्यादा पुराना नहीं है। ऐसे बिरिस्टिक भी कहते हैं कि समाजशास्त्र का इतिहास 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, जबकि भोटोमोर भी कह चुके हैं कि समाजशास्त्र का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव विचार और उतना ही नवीन जितना कि समाचार पत्र। तो संस्थागत विकास बहुत बाद में हुआ है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हुआ है। तो भारत में देखें तो इस बात को एम.एन. श्रीनिवासन और एम.एन. पाणिनि जी भी स्वीकार करते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास अंग्रेजी शासनकाल में हुआ और तब हुआ जब अंग्रेज अधिकारियों को यह महसूस होने लगा कि अंग्रेज सरकार के सुचारू संचालन के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन का ज्ञान होना बहुत जरूरी। और इसी का निष्कर्ष था कि भारत में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र यानी नृविज्ञान का विकास हुआ। इसके बावजूद इन विषयों का जो प्रचलन एवं व्यवसायीकरण है वो स्वतंत्रता के पश्चात ही हुआ या स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। किंतु ऐसे विद्वान 1919 से पहले भी समाजशास्त्र के विकास को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए रामकृष्ण मुखर्जी, R.K. मुखर्जी ये बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले युग में आदि व्यवसायिक चरण में समाजशास्त्र का काफी विकास हुआ। तो इस प्रकार भारत में समाजशास्त्र का विधिवत विकास पिछली शताब्दी के दूसरे चरण में हुआ और श्रीनिवासन और पाणिनि ने भारत में समाजशास्त्र के विकास को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण का जो काल था वो 1773 से लेकर 1900 ईस्वी को माना जाता है। इस बीच में समाजशास्त्र का जो भी विकास हुआ भारत में उसे प्रथम चरण के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल में देखें तो समाजशास्त्र की केवल नींव रखी गई, एक विषय के रूप में आधारशिला रखी गई कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया जाए। एक विषय के रूप में बस स्थापित किया गया और इस प्रकार उसकी आधारशिला रखी गई। द्वितीय चरण में हम देखें तो द्वितीय चरण 1901 से लेकर 1950 ईस्वी को हम द्वितीय चरण में रखेंगे। इस काल में समाजशास्त्र की काफी विकास हुआ और उसका व्यावसायिक विकास भी हुआ और साथ में ब्रिटिश प्रशासन के साथ बहुत सारे समाजशास्त्रीय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त तृतीय चरण अर्थात 1950 के बाद से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक यानी वर्तमान तक समाजशास्त्र का जो विकास का क्रम है उसको हम तृतीय चरण में रख सकते हैं। इस चरण में भारत में बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान हुए और इन अनुसंधानों में बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हमारे भारत को प्राप्त हुए जिन्होंने बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े क्षेत्रीय अनुसंधान, बड़े बड़े समाज कार्य और विजातीय अध्ययन से समाजशास्त्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया, एक विषय के रूप में स्थापित किया। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं प्रारंभ हुई विश्वविद्यालयों में। सारे विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने लगा और आज की स्थिति में हम देखें तो इन 3 चरणों के बाद आज समाजशास्त्र एक
सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ है और विश्व के सारे देशों के साथ भारत में भी समाजशास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, स्नातक में, स्नातकोत्तर में, और साथ में पीएचडी की डिग्री भी, डीलिट की डिग्री भी समाजशास्त्र द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है। समाजशास्त्र के विकास के लिए हमारे भारत में अनेक संप्रदायों का गठन हुआ, अनेक स्कूल गठित हुए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग स्कूल बने, जिसके माध्यम से समाजशास्त्र के संस्थागत विकास का कार्य किया गया। भारत में भी समाजशास्त्र के विकास के लिए बंबई जो संप्रदाय है उसको सर्वप्रथम या विशेष स्थान दिया जाता है। भारत में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन 1919 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। कब? जब वहां अंग्रेज समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिंग्स ने की अध्यक्षता में समाजशास्त्रीय विभाग गठित किया गया, समाजशास्त्र विभाग गठित किया गया, जहां प्रोफेसर जीएस घुर्वे, गोविंद सदाशिव घुर्वे को समाजशास्त्र के रीडर और साथ में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। ये 1924 की बात है। इसके बाद 1925 में डॉक्टर एएन थूथी को समाजशास्त्र का प्रोफेसर बना दिया गया। समाजशास्त्र का प्रोफेसर रीडर बना दिया गया। 1934 से लेकर 1959 तक जीएस घुर्वे वहां समाजशास्त्र के प्रोफेसर हुए और वहां से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद बंबई विश्वविद्यालय में के.एम. कापाड़िया ने अध्यक्ष का प्रभार या कार्यभार संभाला। तो बंबई विश्वविद्यालय में 36 वर्ष की या 35 वर्ष की अवधि में डॉक्टर जीएस घुर्वे ने भारत के अनेक समाजशास्त्रियों को प्रशिक्षित किया, उनको अध्ययन कराया, समाजशास्त्र के सिद्धांतों से परिचित कराया, क्षेत्र कार्य करने के लिए उनको मार्गदर्शन दिया। इन समाजशास्त्रियों में हमारे भारत के बड़े बड़े समाजशास्त्री थे, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवासन, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे, के.एम. कापाड़िया, वाई.बी. दामले और एम.एस.ए. राव प्रमुख थे। अब इन समाजशास्त्रियों ने पूरे भारत में फैलकर समाजशास्त्र को और अधिक विकसित किया, अलग अलग स्कूल स्थापित किए और विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन की परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त आज भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में खड़ा है। इसमें बंबई संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान है कि वहां जीएस घुर्वे ने इन समाजशास्त्रियों को तैयार किया और ये समाजशास्त्री बड़े बड़े सिद्धांत को लेकर पूरे भारत में भ्रमण कर बड़े बड़े शोध कार्य किए। इसके विश्वविद्यालय या यूजीसी ने भी काफी कुछ तारीफ की, बहुत कुछ तारीफ की। प्रोफेसर जीएस घुर्वे को भारत में समाजशास्त्र का जनक या फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो उसका कारण है कि इनका भारत में समाजशास्त्र के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा। ये भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन कराने वाले प्रथम प्रोफेसर थे, क्षेत्र कार्य करने वाले प्रथम समाजशास्त्री थे। साथ में इन्होंने मानव शास्त्र के विकास में भी अपना योगदान दिया है, जिसके लिए मानव शास्त्री हमेशा इनके लिए सम्मान का भाव दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो बॉम्बे स्कूल है, बंबई संप्रदाय है, इसने समाजशास्त्र के विकास के लिए भारत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो सबसे बड़ी भूमिका बंबई विश्वविद्यालय ने निभाई। तो ऐसा क्या कार्य किया समाजशास्त्र के विकास के लिए बंबई संप्रदाय ने, आइए देखते हैं। या सबसे बड़ा महत्व इनको क्यों दिया जाता है, विकास का सबसे बड़ा
योगदान बंबई विश्वविद्यालय ने किया। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इससे हम यहाँ बॉम्बे स्कूल के प्रोफेसर जीएस घुरिये, जिसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बॉम्बे स्कूल का समाज शास्त्र के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन था भारत में, इसको जानने के लिए आइए देखते हैं कि सबसे पहला रीजन था कि हम बंबई विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं समाजशास्त्र के विकास के लिए। उसका पहला कारण था कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी समाजशास्त्र का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा बंबई संप्रदाय ने किया। समाजशास्त्र का संस्थागत सबसे ज्यादा विकास में बंबई संप्रदाय का योगदान रहा, क्योंकि सर्वप्रथम 1919 में समाजशास्त्र विभाग की यहां स्थापना की गई और भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ ही नहीं अपितु एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहां जीएस घुरिये ने इस संप्रदाय के प्रमुख जो प्रवर्तक थे, जिन्हें भारत का समाजशास्त्रीय जनक कहा जाता है, ने इसके लिए 1919 में समाजशास्त्र विभाग की यहां स्थापना हुई और पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग को इंस्टीट्यूशनल स्वरूप दिया गया और वहां से प्रारंभ होता है भारत में समाजशास्त्र का एक संस्थागत विकास के रूप में। तो समाजशास्त्र का संस्थागत विकास मुंबई स्कूल से प्रारंभ हुआ, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ। दूसरे स्थान पर हम रखे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर। बंबई विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के विकास के लिए एक अलग ढांचे का निर्माण किया, एक अलग संरचना का निर्माण किया, जिसमें घुरिये को एक प्रमुख समाजशास्त्री के रूप में माना जाता है। घुरिये जो थे वो भारतीय कला, भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्य, विश्वास, संस्कृति से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने पूना के पास एक गांव था, लोनी खंड नाम का एक छोटा सा गांव था, वहां नगर व सभ्यताओं का उन्होंने अध्ययन किया और साथ ही बंबई संप्रदाय ने हिस्टोरिकल इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के डेवलपमेंट में विशेष भूमिका निभाई कि भारतीय समाज का अध्ययन हिस्टोलॉजिकल इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी ऐतिहासिक भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के का विकास हुआ और उसी परिप्रेक्ष्य से सारे समाजशास्त्रियों ने भारत के सभ्यता को, संस्कृति को, मूल्य विश्वास को समझने में सबको मदद मिला। तो दूसरा कि बंबई विश्वविद्यालय ने सबसे पहले एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया कि क्षेत्र कार्य करने के लिए लोगों को, समाजशास्त्रियों को हिस्ट्रोलॉजिकल इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिला। खुद लोनीखंड गांव का अध्ययन किया है उन्होंने, जीएस घुरिये। और तीसरे नंबर पर हम रखते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत में समाजशास्त्रियों के व्यावसायिक संगठन का निर्माण हुआ, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके लिए प्रोफेसर जीएस घुरिये को भारत में एक संगठन बनाना पड़ा, समाजशास्त्रियों का संगठन बनाना पड़ा। उनके मन में विचार आया कि क्यों न भारत के समाजशास्त्रियों का एक संगठन तैयार किया जाए, सबको जोड़ा जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 11 दिसंबर 1951 को बंबई में समाजशास्त्रीय जो परिषद है उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया समाजशास्त्री संघ के। 11 दिसंबर 1951 को मुंबई में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को पंजीकृत किया गया और लगातार 1966 तक वो इस परिषद के अध्यक्ष रहे और देश के, भारत के सारे समाजशास्त्रियों को उन्होंने संगठित किया और सबको जोड़ा और मिलजुल कर समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करते रहे। चौथे नंबर पर हम समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं को, यानी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन को हमने रखा है कि बंबई विश्वविद्यालय ने भारत की पहली समाजशास्त्रीय पत्रिका प्रकाशित कराई।
और उस पत्रिका का नाम था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो 1952 में भारत की प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका का संपादन प्रोफेसर जीएस घुरिये ने किया, जो भारत की समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका थी और यहीं से भारत में समाजशास्त्र की एक मुख्य पत्रिका बन गई और 1952 से ये आज तक निरंतर यहां से पत्रिकाएं जारी होती है। तो इसके आने के साथ समाजशास्त्र से संबंधित सारी गतिविधियां अब पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होने लगे, लोगों तक पहुंचने लगे और सारे समाजशास्त्री आपस में संगठित होने लगे। बंबई संप्रदाय का 5वां कंट्रीब्यूशन था रियलिटी एंड कंप्लीटिटी, अर्थात इन्होंने समाजशास्त्र का वास्तविकता के आधार पर अध्ययन प्रारंभ किया और साथ ही संपूर्णता के साथ अध्ययन पर उन्होंने बल दिया। तो इन्होंने यथार्थता और संपूर्णता के आधार पर सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर बल दिया कि समाजशास्त्र के संपूर्णता अध्ययन होना चाहिए, किसी एक पक्ष का केवल अध्ययन ना कर दिया जाए और रियलिटी यानी वास्तविकता में धरातल में क्या समाजशास्त्र में गतिविधियां हैं उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने बल दिया। और छठे नंबर पर हम लोगों ने रखा है कि सोशियोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी भारत में समाजशास्त्रियों को, छात्रों को समाजशास्त्रीय ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। तो यह कार्य प्रोफेसर जीएस घुरिये ने मुंबई विश्वविद्यालय में किया, जिसको हम आगे पढ़ चुके हैं कि इन्होंने बहुत सारे समाजशास्त्रियों को वहां तैयार किया और तैयार करने के बाद उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया, जहां उन्होंने समाजशास्त्र को स्थापित करने का प्रयास किया। अनेक विभाग वहां अलग अलग विश्वविद्यालयों में बनाए गए, उसकी अध्यक्ष बने और क्रमिक रूप से समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। 7वें नंबर पर हमने यहां रखा है कोरिलेशन इनटू सोशल अदर सोशल साइंस, यानी समाजशास्त्र के साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित किया गया। भाई समाजशास्त्र का विकास तो वो भी रहा है, साथ में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध जोड़ा गया। पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सारे सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ और घुरिये ने अपने अध्ययन में इंडोलॉजिकल पद्धति को अपनाया। इसके अतिरिक्त अनुभाविक अध्ययनों को प्रोत्साहन देने का श्रेय भी बंबई संप्रदाय को जाता है। तो सारे सामाजिक विज्ञानों में समन्वय करते हुए, जैसे मानव शास्त्र में, समाज शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में सहसंबंध बताते हुए सबका क्रमिक रूप से विकास में इन्होंने सहयोग किया है। 8वें नंबर पर हमने रखा है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यह महत्वपूर्ण विषय है कि समाज शास्त्र के साथ साथ सहगामी रूप से एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र का भी भारत में विकास हुआ और इसका भी श्रेय प्रोफेसर जीएस घुरिये को जाता है कि प्रोफेसर जीएस घुरिये ने यहां मानव शास्त्रीय अध्ययन किया और छात्रों को ऐसे अध्ययनों के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर बीएस गुहा, प्रोफेसर डेविड ए मेंडलबॉम और रॉबर्ट किंगमर्टन इसके लिए प्रोफेसर जीएस घुरिये की बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि मानव शास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से प्रोफेसर जीएस घुरिये ने मानव शास्त्र को भी आगे बढ़ाया। समाज शास्त्र को के तो जनक रहे, साथ में मानव शास्त्र का भी उन्होंने क्रमिक विकास किया। तो उपयुक्त सारे योगदान को देखते हुए हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र के संस्थागत विकास के रूप में बंबई विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा योगदान रहा और यही कारण है कि प्रोफेसर जीएस घुरिये का इतने सारे योगदान के कारण उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहना काफी कारण है। तो
इसके साथ ही समाजशास्त्र की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। समाजशास्त्री को संस्थागत विकास के लिए सारे विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर विभाग खोले गए और वहां अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से बंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत बंबई संप्रदाय ने इतने सारे योगदान समाजशास्त्र विकास को दिया है, समाजशास्त्र की नींव रखी है और उसके संस्थागत क्रमिक विकास के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखते हुए उसे क्रमिक विकास के लिए रूपरेखा तैयार की। तो मुंबई विश्वविद्यालय के योगदान के बाद अब हम देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विकास में लखनऊ संप्रदाय का क्या योगदान रहा। कंट्रीब्यूशन ऑफ लखनऊ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास में लखनऊ संप्रदाय का भी विशेष महत्व है, विशेष स्थान है और इसको विशेष बनाने का काम यहाँ प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी कर रहे थे और साथ ही उनका सहयोग के साथ प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी। तो आर.के. मुखर्जी और प्रोफेसर डी.के. मुखर्जी ये दोनों लखनऊ संप्रदाय से जुड़े हुए थे और यहाँ समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाई का या अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। सबसे पहले मानव शास्त्र विभाग भी था यहाँ। तो प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार यहाँ मानव शास्त्र पढ़ाते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ अर्थशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र कार्य ये तीनों विभागों में विभाजित है यहाँ। तो राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के बौद्धिक वातावरण का भारतीय स्वभाव से परिचय कराया। भारतीय स्वभाव परिचय को पश्चिमी के जो समाजशास्त्र के का विकास हुआ उसके स्वभाव से मिलाने का काम, समन्वय करने का काम राधा कमल मुखर्जी ने किया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए 3 उपागम बनाए और उन उपागमों में पहला था सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को एक विशेषीकरण न समझा जाए बल्कि एक सामान्य सामाजिक विज्ञान समझा जाए। दूसरा, नियोजन के लिए संस्थागत उपागम को प्रस्तुत किया, अर्थात केवल समाजशास्त्रियों या अर्थशास्त्रियों को विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं है बल्कि संपूर्ण सामाजिक विज्ञानों के कोई शीर्षक के अंतर्गत इसको रखा जाना चाहिए। और तीसरा, सामाजिक विज्ञानों द्वारा सामाजिक यथार्थता को समझने हेतु एकात्मक विषय एवं अंतर्विष्ट दृष्टिकोण का विकास। तो ये 3 उपागम थे जिसके आधार पर राधा कमल मुखर्जी ने पश्चिमी समाजशास्त्र का भारतीय समाजशास्त्र के साथ समन्वय स्थापित किया। तो यहाँ प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी, प्रोफेसर आर.के. मुखर्जी और समाजशास्त्र मानव शास्त्र के बड़े विचारक प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार भी इस संप्रदाय से जुड़े रहे और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आइए देखते हैं लखनऊ संप्रदाय का समाजशास्त्र के विकास में क्या योगदान। तो लखनऊ संप्रदाय के योगदान को आइए देखते हैं। पहला योगदान या कंट्रीब्यूशन ऑफ लखनऊ सोसाइटी टू डेवलपमेंट सोशियोलॉजी इन इंडिया, यानी समाजशास्त्र के विकास में लखनऊ संप्रदाय का क्या योगदान रहा। तो हमें पहला पॉइंट पर हमने रखा है सामाजिक विज्ञानों में समन्वय। सबसे पहला काम किया था लखनऊ स्कूल ने, संप्रदाय ने, कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सह संबंध को बताया और अन्य सामाजिक विज्ञानों से समन्वय का कार्य किया। समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र एक साथ पढ़ाया जा रहा था और साथ में मानव शास्त्र भी वहां था। तो मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज कार्य, ऐसे सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का सहसंबंध स्थापित किया, समन्वय स्थापित किया और उसको समग्र रूप से विकास करने का काम लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्रियों ने किया। दूसरा, समाज का सामान्य सिद्धांत।
इसका मतलब है कि लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्रियों ने समाज के महाविज्ञान यानी मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी के साथ साथ समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण की बात की। यानी समाजशास्त्र में सामान्य सिद्धांत बनना चाहिए, विशिष्ट सिद्धांत नहीं, सामान्य सिद्धांत। क्योंकि सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचनाओं के संबंध, सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त सिद्धांत, नियम एवं व्याख्याओं का संग्रह, इन सब का एकीकरण हो सके और उस विषय में मूल्यों, भावनाओं, अनुभवों, इन सब का समावेश हो और वह सामान्य अध्ययन में सहयोग कर सके। तीसरे नंबर पर हमने रखा है समग्र अध्ययन, जिसको बंबई संप्रदाय के समाजशास्त्रियों ने भी कहा था कि समाजशास्त्र किसी एक विशिष्ट भाग का विशिष्ट अध्ययन करे, ऐसा ना बनाकर उसे वह समाज के समग्र अध्ययन पर बल देता है, संपूर्ण अध्ययन पर बल देता है। तो इसका भी डेवलपमेंट लखनऊ संप्रदाय से मिला। चौथे नंबर पर हमने रखा है स्पष्ट विषय वस्तु का निर्धारण। ये सबसे बड़ा काम था राधा कमल मुखर्जी और उनके सहयोगी डीपी मुखर्जी, मजूमदार, इन सब लोगों ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को निर्धारित करने का कार्य किया कि किन विषयों को समाजशास्त्र में, किन विषयों को मानव शास्त्र में, किन विषयों को अर्थशास्त्र में समाहित किया जाए। उसके विषय वस्तु यानी सिलेबस को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने का काम लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्रियों ने किया। पांचवें नंबर पर हमने मूल्यों के समाजशास्त्र के विकास को हमने रखा है कि लखनऊ संप्रदाय ने मूल्यों के समाजशास्त्र का विकास किया और इसके लिए प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मूल्यों पर, सामाजिक मूल्यों, भारतीय समाज में प्रचलित मूल्यों का अध्ययन किया और मूल्यों के समाजशास्त्र का स्पष्ट विकास या खूब विकास। परंपराओं के समाजशास्त्र का विकास, हमने छठे नंबर पर परंपराओं के समाजशास्त्र के विकास की बात रखी है। डीपी मुखर्जी जो थे वो परंपराओं के अध्ययन से जुड़े हुए थे और परंपराओं के अध्ययन पर उन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत किया है और परंपरा के समाजशास्त्र का उन्होंने खूब विकास किया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समाज कार्य की अवधारणा, क्षेत्रीय आधार पर समाजशास्त्र के अवधारणाएं निर्मित होने लगे, बहुत सारे अवधारणाएं बने, क्षेत्रीय अध्ययन पर बल दिया गया और उसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की बात कही गई। आठवें नंबर पर हमने अर्थशास्त्र का विकास को यहाँ स्थान दिया है, क्योंकि लखनऊ संप्रदाय में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ ही अध्यापन कराया जा रहा था, तो समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी वहां व्यापक उत्थान हुआ, तो अर्थशास्त्र का भी वहां खूब उत्थान हुआ। इसके अतिरिक्त 9वें नंबर पर हमने रखा है साहित्य का लेखन परंपरा की शुरुआत, या अनेक सारे पत्र पत्रिकाएं एवं साहित्य लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्रियों द्वारा लिखे गए, जिसमें बड़ी रचना पीसी जोशी की मानी जाती है। इनका योगदान देखें तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का संप्रदाय, इसे कहा जा सकता है इस संप्रदाय को, यानी अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ संस्कृति को जोड़कर इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार से देखें तो समाजशास्त्र के संस्थागत विकास में लखनऊ संप्रदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसने कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग किया और अलग करने के साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों से समन्वित रखते हुए, सहसंबंध बताते हुए संपूर्णता के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए, इस पद्धति का उन्होंने विकास किया। तो आइए लखनऊ संप्रदाय और मुंबई संप्रदाय के योगदान के बाद अब हम दिल्ली संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र विकास में क्या योगदान दिया गया इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का कार्य दिल्ली संप्रदाय द्वारा किया गया और खास रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाजशास्त्र को स्थापित करने का श्रेय दिल्ली संप्रदाय के समाजशास्त्रियों को दिया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर वी.के.वी.आर. राव और
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक डॉक्टर BN गंगोली द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यहां समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की जाए। ये 1958 में हुआ। तो समाजशास्त्र विभाग स्थापित किए जाने का फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया, और इसी के अंतर्गत डॉक्टर BN गंगोली ने PhD किया, और PhD करने के बाद वो समाजशास्त्र वहां पढ़ाते थे, समाजशास्त्र वहां पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। और 1955 में अर्थशास्त्र का विभाग वहां ऑलरेडी था। तो 1959 में समाजशास्त्र का विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत खोला गया तथा MN श्रीनिवासन को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके पश्चात समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को वहां पढ़ाया जाने लगा, वहां पुस्तकालय स्थापित किया गया, और साथ ही वहां स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ हो गई, और कुछ महीनों बाद वहां PhD के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना प्रारंभ कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1966 में डीलिट कोर्स भी प्रारंभ कर दिया गया, और 1968 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा समाजशास्त्र विभाग में समाजशास्त्र के लिए एडवांस स्टडी सेंटर की स्थापना कर दी गई। इसके बाद वहां और भी रीडर, प्रोफेसर और लेक्चर वहां नियुक्त किए गए, जिसमें प्रोफेसर MS राव, प्रोफेसर MS शाह, प्रोफेसर ओबराय, प्रोफेसर आंद्रे बेताई, प्रोफेसर वशिष्ठ सहित बहुत सारे समाजशास्त्री और रीडर वहां नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा योगदान दिल्ली विश्वविद्यालय को में समाजशास्त्र के विकास में प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने लगाया, जिसने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए देखते हैं दिल्ली संप्रदाय द्वारा ऐसा क्या कार्य किया गया जिससे समाजशास्त्र का वहां संस्थागत रूप से विकास हुआ। तो आइए दिल्ली संप्रदाय द्वारा किए गए समाजशास्त्र के विकास के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण देखें। तो पहला नंबर पर हमने रखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के अंतर्गत पहला इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना। दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा काम यह था कि भारतीय समाजशास्त्रीय संघ को के तत्वाधान में वहां सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को आधार प्रदान करते हुए एक भारतीय समाजशास्त्री संघ का गठन किया। MN श्रीनिवासन और MN शाह ने वहां के समाजशास्त्रियों को संगठित करते हुए समाजशास्त्रीय पत्रिका या बुलेटिन को आगे बढ़ाया। दूसरा बड़ा कार्य था अनुभाविक अध्ययन पर जोर दिया। भारतीय समाजशास्त्रियों को अनुभाविक अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया गया। अपने अनुभवों के आधार पर स्थानीय अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर सिद्धांत निर्मित किया जाए और भारतीय समाज में फैले समस्याओं का निराकरण करने जाने पर अधिक जोर दिया गया। तीसरा, स्थानीय अवधारणाओं का निर्माण किया जाए। भाई हम विदेशी अवधारणाओं पर न टिके रहे, बल्कि हमारे भारत में ही जो छोटे छोटे इतने सारे स्टेट थे उनका क्षेत्रीयता के आधार पर अध्ययन किया जाए और स्थानीयता के आधार पर अध्ययन कर अवधारणाएं प्रस्तुत की जाए, जिससे हमारे भारत में प्रचलित समस्याओं का निदान में सहयोग प्राप्त हो सके। स्वयं के समाज के अध्ययन पर जोर। चौथे नंबर पर हमने ये रखा है कि स्वयं के समाज का अध्ययन किया जाए। इससे क्या होगा, हमारे समाज में क्या समस्याएं प्रचलित है, वास्तविक कारण क्या है, इस पर हमें जोर दिया जाना चाहिए, ताकि इससे समाजशास्त्र का भी विकास होगा, समाजशास्त्र का महत्व भारत को भी मिलेगा और स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए हमारे पास विकल्प उपस्थित हो पाएंगे। पांचवें नंबर पर हमने रखा है संरचना एवं प्रकारों का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं
की संरचना, भारतीय समाज की संरचना को समझें और उसके भारतीय समाज के निर्माणक जो अंग हैं उसके प्रकारों को हम समझें, ताकि वो अंग भारतीय समाज को संगठित करने में कैसे अपना योगदान दे रहे। तो इस प्रकार से बहुत सारे योगदान दिल्ली संप्रदाय का भी था, और दिल्ली संप्रदाय में स्वयं एम श्रीनिवासन ने बहुत सारे स्थानीय अध्ययन के आधार पर, क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर बहुत सारे सिद्धांत बनाए, बहुत सारी थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें एम श्रीनिवासन का ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत, संस्कृतिकरण का सिद्धांत, प्रभु जाति की अवधारणा और बहुत सारे न जाने कितने सारी अवधारणाएं और बहुत सारे साहित्य उन्होंने लिख डाला। तो ये सारे तीनों जो संप्रदाय हैं, बंबई संप्रदाय, लखनऊ संप्रदाय और खास करके दिल्ली संप्रदाय, जिसने समाजशास्त्र को विदेश से जोड़ा, पूरे विश्व से जोड़ा, तो इनका समाजशास्त्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही।